आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। आईजीपी का टॉपिक है ये। तो जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज की, तो एक चीज क्लियर है कि ये दोनों जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइंड है। बट कहीं ना कहीं हम एक ऑब्जर्व ये भी करते हैं कि इनके बीच में दोनों के पोटेंशियली कुछ कंपीटिंग डायमेंशंस भी हैं। और ये कंपीटिंग डायमेंशन हमारे पूरे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही इस प्रकार से डिजाइंड है। एक जगह पर जहां पर फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये इंश्योर करते हैं कि इंडिविजुअल और ग्रुप लिबर्टीज जो हैं वो प्रोटेक्ट हों स्टेट इंक्रोचमेंट से। वहीं पर अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो पार्ट 4 में है, वो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करती है। और यहाँ पर इशू ये आता है कि जब भी हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, तो रिकंसाइल करने के टाइम पर हमने एक चीज़ ये देखी है कि एक बहुत ही प्रोफाउंड लेवल पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू और जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स के थ्रू कुछ बड़े डीप इंटरप्रिटेशंस यहाँ पर उजागर हुए हैं। सबसे बड़ी बात अब आप समझिए कि अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड जो था, उस पीरियड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो खासकर इमर्ज हुए, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो, लैंड रिफॉर्म और प्रॉपर्टी को लेकर। और यहाँ पर बहुत सारे इस कॉन्टेक्स्ट में एक सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स आए। और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या किया कि अमेंडमेंट्स ने बेसिकली जो ये सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस थे इनको कहीं ना कहीं शील्ड किया राइट्स बेस्ड चैलेंजेस से। पहली बात। सिमिलरली अगर आप देखो तो 1967 में जब हम गोलकनाथ केस को देखते हैं, तो हम गोलकनाथ केस में ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। और इस केस में, गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फंडामेंटल राइट्स को एक ऐसे पोजीशन पे लाकर रख दिया विच वाज अबव द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368, जो अमेंडमेंट वाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है। लेकिन इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हुआ, उस क्राइसिस को फिर सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई किया 1973 में केशव नंद भारती केस में। तो केशव नंद भारती केस में इवेंचुअली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि देखो ऐसा है, पार्लियामेंट जो है वो डेफिनेटली अमेंड कर सकता है किसी भी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। और इस प्रोविजन में उसने कहा कि फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस अमेंडिंग पावर के ऊपर भी एक चेक लगाया जाएगा। और वो चेक ये होगा कि अमेंडमेंट करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल इनोवेशन के तहत बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो ये बीएसडी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना, इसने, हम कहते हैं कि सब्सटेंटिव लेवल पर लिमिट्स प्लेस किए कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर को लेके। सिमिलरली 1980 में हम देखते हैं कि जब मिनर्वा मिल्स केस आता है,
तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि फर्दर क्लैरिफाई करती है कि एक हार्मनी और बैलेंस होने की बहुत क्रूशल आवश्यकता है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 और पार्ट 4 डीपीएसपी के बीच में। और ये हार्मनी और बैलेंस इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस मिनर्वा मिल्स केस के बाद एक चीज तो प्रूव हो गई कि फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे ये दोनों किसी प्रकार के कोई हायरार्किकल रिलेशनशिप में नहीं थे, बल्कि मिनर्वा मिल्स केस के बाद ये हो गया प्रूव कि देवर बेसिकली सीन एज म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग कंपोनेंट्स। इस नजरिए से दोनों को हमने देखने की कोशिश करी। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जो इथोस थे, जो इथोस खास करके टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, वो भी अपहोल्ड हुआ। और इसके साथ साथ परस्यूट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, वो भी अपहोल्ड हुआ। तो ये डिबेट फाइनली यहां पर आकर इवेंचुअली रुका। लेकिन अब अगर हम आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के एरा की बात करें तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर कुछ नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं। और ये नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि इम्पोज किए गए हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज जो अब सरकार चलाती है। क्योंकि यहाँ पर अब क्या हुआ है कि जैसे ये जो गोल्स हैं, जैसे कि खास करके इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, लाइवलीहुड्स को लोगों के सेफगार्ड करना, वेलफेयर करना, अब सरकार को कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन के एरा में कि ये मार्केट गोल्स और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के जो गोल्स हैं ये कहीं ना कहीं रिकनसाइल करें। तो ये एक नया चैलेंज आ गया है। और इस चैलेंज को मीट करने के लिए अगर हम देखें तो जुडिशरी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है कि जुडिशरी की तरफ से जो आर्टिकल 21 है उसका एम्बिट जो है अब वो बेसिकली इंक्रीज हो गया है थ्रू जुडिशियल एक्सपेंशन। जुडिशियल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जुडिशरी ने जिस प्रकार से आर्टिकल 21 को अब इंटरप्रेट करना चालू कर दिया है उसमें अब वो सिर्फ राइट टू लाइवलीहुड ही नहीं देखती है, राइट टू लाइवलीहुड के साथ साथ राइट टू एजुकेशन भी देखती है, एनवायरनमेंट भी देखती है, हेल्थ भी देखती है। तो इस नज़रिए से एक चीज़ क्लियर है कि फिर से जुडिशरी ने ग्लोबलाइजेशन के एरा में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को टुगेदर लेते हुए ये पेश करने की कोशिश की है कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कोर एंड कॉन्शियंस। तो अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करी वो चीज़ तो मार्केट एरा से पहले जुडिशरी के ऊपर जो चैलेंजेस थे, मार्केट एरा के आने के बाद जिस तरीके से जुडिशरी ने इन चैलेंजेस को फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के देखे, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कहीं ना कहीं दोनों पैरामीटर्स को कि इनिशियल चैलेंज क्या था और आज की डेट के चैलेंजेस क्या हैं आर्ग्यू कर पाओगे। इस रीजन से आप देखो कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं डीडी बासु की तो बासु साहब क्या कहते हैं? बासु साहब ये कहते हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो बना था वो डॉक्ट्रिन सिर्फ इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू लिमिट्स प्लेस कर पाए, बल्कि वो कहते हैं कि ये इसलिए बना था क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया। और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के बाद हमने एक बैलेंस्ड मॉडल क्रिएट किया जिसमें एक सोशल लिबरल स्टेट कंसेप्चुअलाइज हुआ। और ये जो सोशल लिबरल स्टेट कंसेप्चुअलाइज हुआ इसमें बासु साहब कहते हैं कि डीपीएसपीज को जो पोजीशन दी गई वो एक
फॉरवर्ड लुकिंग मॉरल चार्टर थी। फॉरवर्ड लुकिंग मॉरल चार्टर। तो इस नज़रिए से बासु साहब जो हैं वो पहली बात तो प्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से हमने नंबर वन चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश करी। लेकिन बासु साहब का एनालिसिस सिर्फ यही नहीं रुकता। बासु साहब आगे ये भी कहते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जितना जुडिशरी की तरफ से इंटरप्रिटेशन हुए हैं अलग अलग केसेस में, इन इंटरप्रिटेशन से एक चीज डेफिनेटली ये क्लियर हो जाती है कि जुडिशरी ने एक लार्जर ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन स्टेट जो है, कि किस दिशा में इंडियन स्टेट प्रोग्रेस और प्रोसीड करेगा, उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया है। और उसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये बोला, बासु साहब ने, कि कहीं ना कहीं लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक जगह पर सेफगार्ड करना जो फंडामेंटल राइट्स में था, और दूसरा डीपीएसपी के थ्रू वो कहते हैं जो डेवलपमेंटल सोशलिज्म था, तो डेवलपमेंटलिस्ट सोशलिज्म जो था उसको कहीं ना कहीं अपहोल्ड किया गया। तो डीडी बासु साहब का मानना ये है कि ये जो जुडिशियल इनोवेशन आया अपना बेसिक स्ट्रक्चर का, इस जुडिशियल इनोवेशन ने, बेसिक स्ट्रक्चर ने इवेंचुअली ये किया कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को भी अपहोल्ड किया, और ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया। तो इस नजरिए से बासु साहब ने यहाँ पर चीज को देखते हुए ये बात बोली कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो आज की डेट में एक लिबरल इकोनॉमी में भी स्टेट को कहीं ना कहीं गाइड करता है। तो वो कहते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये इटसेल्फ ही एक ऐसा इनोवेशन था जिसको हमें इस नज़रिए से देखना है कि इस नज़रिए ने कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर ये बदलाव किया। लेकिन यहाँ पर दोबारा एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, दोबारा ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो देखो आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 ये कहता है कि भाई एक इनेबलिंग प्रोविजन होने के नाते कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स को इशू करने की। और इस रीजन से बासु साहब कहते हैं कि कोर्ट यहाँ पर आर्टिकल 32 के कॉन्सेप्ट में अपने आप को पोजीशन करता है एज सेंटिनल ऑफ राइट्स। इसको सेंटिनल ऑफ राइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बासु साहब का मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, आर्टिकल 32 ये इंश्योर करता है कि वो केवल डिक्लेरेटरी नहीं है कि डिक्लेयर हो गई तो बस अब होगा, बल्कि वो इफेक्टिवली इन्फोर्स भी होती हैं, तो उनकी इन्फोर्सेबिलिटी भी इन्वॉल्व है। और इस इन्फोर्सेबिलिटी को वाइडन करने के लिए बासु साहब कहते हैं कि कोर्ट ने बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कॉन्सेप्ट को, कोर्ट ने इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एक राइट्स बेस्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस जो था उसको भी बढ़ावा दिया। इस रीजन से जो है आर्टिकल 32 को वो एक सेंटिनल ऑफ राइट्स मानते हैं। फिर बासु साहब ये भी कहते हैं आगे जाकर एक और इम्पोर्टेंट चीज, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में आर्टिकल 21 हो, आर्टिकल 21A हो, या हमारे जितने भी प्रोविजंस हों विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले, और इनके जो इंटरप्रिटेशंस हों, वो सारों ने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को, हमारे, शेप किया है। 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 और इनके जो इंटरप्रिटेशंस हों, वो सारों ने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हमारे शेप किया है।
तो बासु साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इवेंचुअली आए हैं, दे हैव ओनली फर्दर शेप्ड द इंडियन डेमोक्रेसी। ग्रैनविल ऑस्टिन का मानना यहाँ पर ये है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, और खास करके उसके बाद आर्टिकल 32 के बारे में चर्चा करें, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहता है कि ये दोनों जो हैं मिलकर एक एक्टिव गारंटर ऑफ राइट्स बनाते हैं। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स में जो प्रोविजंस दिए गए और आर्टिकल 32 के तहत जो इन्फोर्समेंट की बात की गई, ये दोनों की दोनों चीजें मिलकर इफेक्टिवली सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, तो प्रताप भानु मेहता जो है, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं प्राइवेसी को लेकर, तो वो कहते हैं कि जितना भी ज्यूरिस प्रूडेंस अभी तक प्राइवेसी को लेकर हुआ है, अगर हम उस चीज को ऑब्जर्व करें, तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रूव करता है कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिला। कि जब हम प्राइवेसी को पहले नैरो नजरिए से देखते थे, प्राइवेसी को जो है एक बिल्कुल लिमिटेड नजरिए से देखते थे, और वहां से आज की डेट में ट्रांजिशन हुआ, खास करके पुट्टू स्वामी जजमेंट में, कि यहाँ पर प्राइवेसी को अब हम जो है एक डिग्निटी के नजरिए से देखते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल राइट के नजरिए से देखते हैं। और इसके बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशन हैं आज की डेट में। जब हम एक सर्वेलेंस स्टेट के नजरिए से चीज को ऑब्जर्व करते हैं, आज जब हम डेटा प्रोटेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, बॉडीली ऑटोनॉमी को ऑब्जर्व करते हैं, या इंटीमेट डिसीजन मेकिंग को ऑब्जर्व करते हैं, तो प्रताप भानु मेहता का मानना यह है कि प्राइवेसी का भी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत इन्लार्जमेंट हुआ है, वो अब एक डिग्निटी सेंट्रिक हो चुका है। इस रीजन से वो कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खास करके पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद और स्ट्रोंगर इमर्ज करी है, स्ट्रोंगर इमर्ज करी है। तो उनका मानना ये है कि इस केस में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बड़े डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनको हमें इस नज़रिए से, पॉजिटिव नज़रिए से देखने की पहली बात तो आवश्यकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्थित फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A के अंदर एन्यूमरेटेड हैं, ये एक सिविक ऑब्लिगेशन लाने के लिए इंसर्ट की गई थी, कि सिटीजन्स में एक सिविक ऑब्लिगेशन हो, वो अपने राइट्स सेंट्रिक ओरिएंटेशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ साथ सिविक वैल्यूज को बैलेंस कर पाए, उसके साथ साथ सिविक वैल्यूज को बैलेंस कर पाए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में ये हुआ कि भाई जितने भी सिटीजन्स थे, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन पेश किया गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिस्पेक्ट करना है, नेशनल सिंबल्स को भी रिस्पेक्ट करना है, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को भी चेरिश करना है, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट करना है। इस नजरिए से उनको पेश किया गया, ताकि एक सिविक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो बेसिकली नॉन जस्टिसिएबल हैं, लेकिन ब्यूटी ये है कि इनके फंक्शंस फिर भी मल्टीपल हैं। जैसे कि ये एक नॉर्मेटिव विजन को एक्सप्लेन करते हैं स्टेट के।
कि एक एक्टिव सिटीजन को सोसाइटी में क्या करना चाहिए। दूसरी बात, ये एक रेफरेंस पॉइंट भी है स्टेट के लिए कि भाई किस प्रकार के लिए आपको जो लेजिस्लेशन है वो और किस प्रकार की पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो ये जो ड्युअलिटी है ना, ये ड्युअलिटी के ऊपर चर्चा सुभाष कश्यप ने खास करके करी है। तो कश्यप साहब ये कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज को एक वन सिंगुलर पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि भाई वो सिर्फ एक सिटीजन के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, बल्कि वो रेफरेंस पॉइंट है स्टेट के लिए भी कि आपको किस प्रकार की नीतियां और किस प्रकार के लॉज बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर डीडी बासु एक पॉइंट और ऐड करते हैं, और डीडी बासु कहते हैं कि अगर मैं बोलूं तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि ये एक इंटरप्रिटेटिव रिसोर्स भी है कोर्ट्स के लिए। इंटरप्रिटेटिव रिसोर्स है कोर्ट्स के लिए, क्योंकि कोर्ट्स भी आज की डेट में किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, किन वैल्यूज के तहत, वो वैल्यूज को वो सिर्फ प्रीएम्बल में नहीं ढूंढते, बल्कि उन वैल्यूज को वो आज की डेट में कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत भी एनालाइज करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि जिस नजरिए से फंडामेंटल ड्यूटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखी, तो वो आज की डेट में ये क्लियर बात हो रही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर क्या इंश्योर कर रही हैं, वो ये इंश्योर कर रही हैं कि एक जगह पर सोसाइटी में एजुकेटिव नॉर्म्स हों, एक जगह पर एफर्मेटिव वैल्यूज हों, और एक जगह पर कल्टीवेट हो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस नज़रिए से बेसिकली जो है हमें यहाँ पर चीज़ों को देखना है। लेकिन अगर हम बात करें अब इवेंचुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क पर, जहाँ पर एक जगह पर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, दूसरी जगह पर डीपीएसपी हैं, और तीसरी जगह पर जो अभी अपन ने फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा करी, तो ये जो एक ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क इवेंचुअली क्या क्रिएट कर रहा है। ये फ्रेमवर्क यहाँ पर एक मल्टी लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट क्रिएट कर रहा है। और ये मल्टी लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट जो है, इस कमिटमेंट में इन्वायरमेंट का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है एक जगह पर, प्राइवेसी का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है एक जगह पर, ये दोनों बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रताप भानु मेहता के कॉन्टेक्स्ट में हमने प्राइवेसी को लेकर चर्चा करी, लेकिन इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यहाँ पर सुनीता नारायण जो है वो ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक्सप्लेन किया है इन ट्रायंगुलर कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, एक चीज तो क्लियर है कि कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के तहत ये इंश्योर करवाया है कि जितने भी इन्वायरमेंटल स्टैट्यूट्स थे, जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस थे, वो पहली बात तो फॉलो हो। कोर्ट ने वो कहती हैं कि दूसरा पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को बार बार उजागर किया है। कोर्ट्स ने यहाँ पर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को, जो इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं, उसको भी बार बार जो है उजागर किया है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट्स ने हमेशा इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में डेवलपमेंटल नीड्स को इकोलॉजिकल कंसर्न्स के तहत बैलेंस आउट करने की हमेशा से कोशिश की है। तो सुनीता नारायण का ये मानना है कि इस केस में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, बल्कि उसमें उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, याद रखेंगे, इन्वायरमेंटल डायनामिज्म भी है। तो ये चर्चा यहाँ पर फाइनली उन्होंने करी। तो ये ब्रॉड सेट ऑफ स्कॉलरशिप्स आपको याद रखनी है, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज, और खास करके हमारा जो ये डिबेट है फंडामेंटल पार्ट ऑफ पार्ट 3 पार्ट 4, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को लेकर। बाकी एज आई ऑलवेज सेड कि कोर नॉलेज ऑफ पॉलिटी फॉलोड बाय दिस स्कॉलरशिप कंबाइंड विल डेफिनेटली हेल्प यू।